डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में। मैंने आपको पिछले दो वीडियोस में दो तरह के कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में बताया था। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो होने वाला है मेरा स्पाइनल कर्वेचर में कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके सिलेबस में मात्र 3 तरह के कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, वो भी स्पाइनल कर्वेचर पे बेस्ड। ठीक है, वो पहला है काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अपने कॉपी पे या जो भी मैं बता रहा हूं आपको नोट डाउन करना है। एग्जाम टाइम में आपको जो रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होता क्या है, आखिर काइफोसिस क्या है, लॉर्डोसिस क्या है, स्कोलियोसिस क्या है। इसके अलावा हम लोग जानने वाले हैं इसके कॉजेज, आखिर ये होता क्यों है। ठीक है, प्रिकॉशंस, अगर किसी को हो गया है तो किस किस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और जो लास्ट होने वाला है रेमेडीज, यानी कि उसका क्या उपचार है, क्या निदान है। ठीक है, मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही ब्रीफ में बात करूंगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, या मैं आपको हमेशा एश्योर करता हूं कि जब भी आप मेरे चैनल पर विजिट करते हो, कोई भी टॉपिक को आप पढ़ते हो तो मैं सिंपलेस्ट वे में पढ़ाता हूं, आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना रहे, विद कंसेप्ट आप लोग इसे मेमोराइज कर पाओ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले काइफोसिस से। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूं काइफोसिस के बारे में कि आखिर काइफोसिस होता क्या है। यहां पर मैं आप लोगों को 3 शॉर्ट पॉइंट्स में बताने का मैंने कोशिश किया है कि आखिर काइफोसिस होता क्या है। सबसे पहला है कि काइफोसिस इज द अननेचुरल फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। हमारे काइफोसिस है ये अननेचुरल है। ठीक है, ये नेचुरल वे में आपकी डिफॉर्मिटीज नहीं आती है, अननेचुरल है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो होता है ये फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन बनती है। ठीक है, ये आपका ये जो पॉइंट है, कुछ ऐसे जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ये आपको एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं क्योंकि फॉरवर्ड कर्वेचर्स आपके स्पाइन में बनता है जिसे हम लोग काइफोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा काइफोसिस रिजल्ट्स इन एक्सेसिव बॉन्डिंग। हमारी जो काइफोसिस की जब प्रॉब्लम्स आती है किसी एक इंडिविजुअल्स में तो उसके स्पाइन में एक्सेसिव बॉन्डिंग होती है, चाहे वो ये, लेकिन इसमें यहाँ पे फॉरवर्ड एक्सेसिव बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा है कि इट इज कॉमनली सीन इन ओल्ड वुमेन बट कैन बी फाउंड इन इंडिविजुअल ऑफ एनी ग्रुप। ऐसे जनरली देखा जाता है कि जो ओल्ड वुमेन है, ठीक है, तो उनके अंदर ये बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन ये डिफॉर्मिटीज है किसी भी एज ग्रुप को में हो सकता है, लेकिन रेयरली मिलता है उधर। लेकिन जो जनरली देखा जाता है वो ओल्ड वुमेन में भी देखा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ कि आखिर काइफोसिस होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, काइफोसिस में और लॉर्डोसिस में मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। एक हेल्दी इंसान का जो आप देखोगे कि स्पाइन कुछ इस तरह से होता है, थोड़े से यहाँ पर बेंड होते हैं नीचे साइड में और कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया एक हेल्दी इंसान का। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं काइफोसिस, जिससे काइफोसिस है, ठीक है, वहां पे देखो क्या प्रॉब्लम होती है उन्हें। मान लो कि मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं यहां पर, ठीक है, जो काइफोसिस वाले केस होते हैं वहां पर आपकी अपर वाली जो कहता है स्पाइन होती है वो कुछ इस तरह से फॉरवर्ड बेंड हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ बेंड हो जाता है और बाद में वो नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये अपर वाले भाग में कुछ ऐसा सा बैंड देखने को मिलता है। लेकिन जब मैं बात करूं लॉर्डोसिस में, तो लॉर्डोसिस का केस में होता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये लॉर्डोसिस का केस में बता रहा हूं। यहां पर होता है कि आपकी अपर वाली जो पार्ट होती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, जो एक हेल्दी इंसान का होता है, और लेकिन वहां पे आप निचले भाग में जाओगे तो वहां पर कुछ इस तरह की कर्वेचर देखने को मिलती है लोअर पार्ट में। ठीक है, ये आपकी जो लोअर पार्ट है वहां पर लोअर स्पाइन में कुछ इस तरह की कर्वेचर आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका काइफोसिस और ये हो गया आपका लॉर्डोसिस। ठीक है, ये आपका हेल्दी इंसान का हो गया। तो ये डिफरेंस है कुछ, इसको याद रखना आप लोग। काइफोसिस में अपर पार्ट्स में यहाँ पे कहता है बेंड आती है, लेकिन जब लॉर्डोसिस की बात करूं तो वहां पर ये लोअर पार्ट में कुछ बैंड देखने को मिलती है, बॉन्डिंग देखने को मिलती है। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूं काइफोसिस के कॉजेज के बारे में, यानी कि वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसके वजह से काइफोसिस की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, सबसे पहला है कैरिंग हैवी लोड्स ऑन शोल्डर। ठीक है, अगर आप भारी सामान को ढोते हो अपने कंधों पे तो हो सकता है कि काइफोसिस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि हमारी जो कल शोल्डर होती है उस पर भी एक हमारे लिमिट्स होते हैं कितने आप कल वजन को ढो सकते हो। तो बहुत सारे चीज़ों आप देखो, गांव की तरफ देखोगे तो जो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने कंधों पर बहुत भारी भारी वजन ढोते हैं, तो वैसे कंडीशंस में काइफोसिस की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा है माल न्यूट्रिशन।
माल न्यूट्रिशन इसलिए भी है क्योंकि अगर आप सही तरीके से खाना नहीं ले रहे हो, आपके जो विटामिन मिनरल्स ये सारी चीजें सही तरीके से नहीं ले लोगे, तो आपकी जो बॉडी की मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो वीक होगी, जिसके वजह से भी आपको काइफोसिस की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। उसी तरह से आप इसे थर्ड पॉइंट में मैं लिखा हूं सेम चीज की, वीक मसल्स एंड बोन्स। अगर आपकी मसल्स कमजोर हैं, बोन्स कमजोर हैं, तो काइफोसिस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, जो लास्ट है चौथा, वो है हैबिट ऑफ डूइंग वर्क बाय लीनिंग फॉरवर्ड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो झुक कर पढ़ते हैं, या उनकी जो भी एक्टिविटीज होती है डेली एक्टिविटीज, वो मैक्सिमम जो एक्टिविटीज हैं वो झुक कर करते हैं, तो वैसे कंडीशंस में आपको काइफोसिस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये 4 थे आपके कॉजेज जिसके वजह से जनरली काइफोसिस की प्रॉब्लम। रेमेडीज ऑफ काइफोसिस के बारे में बात कर लेता हूं, यानी कि वो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं काइफोसिस की प्रॉब्लम्स को ठीक करने को लेकर। ठीक है, सबसे पहला है कि परफॉर्म धनुरासन रेगुलरली। ठीक है, ये धनुरासन, इसे आप मार्क कर लेना। ठीक है, आप इसे स्टार मार्क यहाँ पे मैं कर भी दिया हूँ, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो जो डिफॉर्मिटीज आप लोग पढ़ने वाले हो उसके लिए कोई खास एक स्पेसिफिक आसन है उसे क्योर करने के लिए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आने वाले हैं, तो आप इसे स्टार मार्क कर लेना एमसीक्यू के लिए। ठीक है, दूसरा है बेंड योर हेड बैकवर्ड्स। आपको पता है कि आपके स्पाइन के अपर भाग में आपकी प्रॉब्लम है, ये कुछ इस तरह से आपका बेंड हो गया है। ठीक है, तो अगर आप अपने जो हेड को बैकवर्ड करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि आपकी जो ये पार्ट है कुछ इस तरह से ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, कुछ अंदर ये आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी को अगर काइफोसिस की प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपने कहते हैं हेड को बैकवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। थर्ड है लाई डाउन इन प्रोन पोजिशन, दैट इज ऑन चेस्ट विथ हैंड्स ऑन योर हिप्स, रेज योर हेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ये क्या है, प्रोन पोजीशन क्या है? प्रोन पोजीशन एक ऐसा पोजीशन होता है, ठीक है, जिसमें आप चेस्ट के बल से जमीन पर तो लेटे हुए हो, लेकिन आपकी हैंड्स आपके हिप्स पर होती है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको अपने हेड को ज्यादा नहीं, कुछ इंचेस के लिए आप अपने ग्राउंड लेवल से उठा सकते हो। ठीक है, ऐसा करने से आपकी जो ये भी जितनी एक्सेसिव बाउंडिंग हुई है ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा अगर ऐसा आप करते हो तो। ठीक है, जो लास्ट है कीप पिलो अंडर योर बैक ड्यूरिंग स्लीपिंग। अब ये जो पार्ट है, ये जो आपका पॉइंट है, इसमें मैं बताना क्या चाहता हूं कि जब भी अगर आप सोते हो तो आपके जो बैक साइड से पिलो होनी चाहिए। अब पिलो है, ऐसा नहीं है कि आपके पूरे बैक पार्ट पे ही होनी चाहिए। होना क्या चाहिए, अगर आपकी जो लग रहा है कि आपका ये जो अपर पार्ट ऑफ स्पाइन है ये ज्यादा बाउंड हो गया है, कुछ बाहर फॉरवर्ड कर्वेचर बन रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है, तो हम लोगों को जब भी आप सोएंगे तो आपके अपर पार्ट ऑफ स्पाइन पर ही पिलो होना चाहिए, ताकि ये कुछ कर्वेचर मेरा नीचे अंदर जाएगा जो बैकवर्ड बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पूरा पिलो, एक इतना बड़ा पिलो लगा के उसके ऊपर सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अपर पार्ट ऑफ स्पाइन पर भी ही होना चाहिए, जो आपको इससे ठीक करेगा। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड वाला कोई पिलो हम लोग ले लिए उसके ऊपर सो गए, ऐसा नहीं है, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि आप लोग को कर्वेचर पर धीरे धीरे वो एक फोर्स डालेगा और उसके बाद वो कर्वेचर हमारी ठीक हो जाएगी। कुछ ये थे आपके रेमेडीज आपके काइफोसिस। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूँ लॉर्डोसिस के बारे में कि आखिर लॉर्डोसिस होता क्या है। ठीक है, बगल में आपको एक इमेज भी दिख रहा होगा, उसमें आपको पता चल पाएगा कि आखिर लॉर्डोसिस में हमारे जो पोस्टरल डिफॉर्मिटीज कैसा दिखता है। ठीक है, सबसे पहला है कि इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। आपने जैसा कि पढ़ा होगा काइफोसिस में, मैंने आपको बताया कि वहां पर फॉरवर्ड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनवर्ड होता है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके भी बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा है कि लॉर्डोसिस कैन बी वेरी इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन सिवियरिटी। देखो, अब किसी को अगर लॉर्डोसिस हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सबको परेशानी होगा ही, वो कितना सिवियर है उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो कि किसी एक जो ओल्ड एज अगर किसी पर्सन को हो रहा है तो उन्हें प्रॉब्लम्स होती है वॉकिंग में, रनिंग में, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी मान लो कि एक जो 20 साल का कोई एक इंडिविजुअल है तो उसमें कुछ कम सिवियरिटी होगी, उन्हें कुछ कम प्रॉब्लम्स होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है, आपके मसल्स वीक हैं, स्ट्रांग है, तो उन सारी चीजों पर इसकी सिवियरिटी डिपेंड करती है और सिवियरिटी पर आपकी परेशानी भी आती है। ठीक है, तीसरा है इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। जनरली ये आपके स्टैंडिंग एंड वॉकिंग में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, परेशानी आपको बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, और ये कॉमन भी है, जैसे कि काइफोसिस कॉमन था बूढ़े लोगों में, जैसे मान लो कि हमारी दादी जो होती है उन्हें कुछ ऐसा कॉमन होता है, क्योंकि उनकी जब देखो कि जब वो 70-80 साल की एज में आती है तो उनकी अपर वाली पार्ट कुछ बेंड हो जाती है। ठीक है, लेकिन काइफोसिस में ऐसा नहीं कि सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है, ये किसी भी
एज लेवल में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप वाले को हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इट कैन अकर इन एनी एज ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी एज में हो तो वो ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है वो मैं बताता हूँ। मान लो कि हमारा जो बॉडी की जो हमारी स्पाइन होती है कुछ ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे लॉर्डोसिस का तो वहां पर देखो क्या होता है। मान लो कि मैं स्ट्रेट एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा। उसमें प्रॉब्लम्स आती है कि आपका अपर वाला जो स्पाइन है वो सही चल रहा है, ठीक है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। आपकी प्रॉब्लम जब लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन में आओगे तो कुछ ऐसा बेंड हो जाता है, ठीक है, वो ठीक है, कुछ ऐसा बेंड हो जाता है। आपने काइफोसिस में क्या देखा कि अपर में कुछ ऐसा बेंड हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब आप लॉर्डोसिस में आओगे तो कुछ ये आपका इनर साइड में ये बेंड हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, इनवर्ड हो जाता है, ठीक है। ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो, एक्सेसिव बोलते हैं हम लोग, हो सकता है कि माइनर में हो, बहुत कम इसमें इनवर्ड आपका कहता है, ये आपका बॉन्डिंग देखने को मिले, ठीक है। ये होगी आपका स्टूडेंट। अब मैं बात करने वाला हूँ लॉर्डोसिस के कॉजेज के बारे में, यानी कि वो किन कारणों से किसी एक इंडिविजुअल्स को, किसी एक पर्सन को लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला है कि लैक या इम्प्रॉपर बैलेंस डाइट। अगर आप सही तरीके से भोजन नहीं ले रहे हो या आपके भोजन में माइक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट की जो प्रचुरता है वो नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि आप या किसी एक इंडिविजुअल्स को लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा है वीक बोन्स एंड मसल्स। कहते हैं कि जैसा आप खाओगे वैसी आपकी बॉडी होगी। अगर आप सही तरीके से न्यूट्रिएंट वाला खाना खा रहे हो, आपके खाने में सारी चीज़ें हैं, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, जो भी आपके वो सारी चीज़ें हैं वो, ठीक है, वो अगर हैं तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की स्ट्रेचेबिलिटी, बॉडी की स्ट्रेंथ, वो सब अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आपके बोन्स मजबूत रहेंगे, मसल्स मजबूत रहेंगे। इसीलिए कि अगर आप सही तरीके से खाना लो, अगर ये नहीं लेते हो या आपकी बोन्स या मसल्स वीक हो गई है तो लॉर्डोसिस के साथ साथ ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में मैं बात कर लूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ कि लॉर्डोसिस में मैं ओबेसिटी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओबेसिटी में देखो मैं बताता हूँ कि होता क्या है। मान लो कि आपकी ये जो कल तक ये स्पाइन है, ठीक है, ये स्पाइन है आपकी, कुछ ऐसी होती है कि नॉर्मल पर्सन की कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ठीक है। अगर ये इनके मान लो कि आगे वाला पार्ट है, ये पेट वाला पार्ट है, और मान लो कि ये इनकी बैक पीठ है, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन का पेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है, आगे में फैट का डिपोजिशन नहीं होता है। लेकिन जिनके अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स है उनके पेट के पास फैट का डिपोजिशन होता है, जिसके वजह से उनकी पेट थोड़ी सी बाहर हो जाती है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपका पेट बाहर होना सिर्फ ये नहीं बोलता है कि भाई आपको कल आपको ओबेसिटी है, आगे कुछ नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, अगर आपकी पेट बाहर निकल रही है, ठीक है, तो आपके जो स्पाइन है, ठीक है, स्पाइन पर एक आपका टेंशन क्रिएट होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा, जिसके वजह से ये वाला पार्ट आपका कुछ अंदर सा आएगा, ठीक है। अगर ये पार्ट अंदर आएगा तो आपके स्पाइन की कुछ पोस्चर कुछ टेढ़ी हो जाएगी ऐसे, और यही जो पोस्चर टेढ़ी होती है, ठीक है, और ये आपके लॉर्डोसिस कहलाती है। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल को लॉर्डोसिस। चौथा है नॉट प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजेज डेली, ठीक है। हम लोग की लाइफ इतनी बिजी हो गई है, चाहे वो कोई भी एज का एक इंसान हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, सब अपने लाइफ में बिजी है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सुबह के समय एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेचेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो नहीं मिल पाती है। तो कोशिश करें कि एटलीस्ट रोज़ आप लोग 5 से 10 मिनट या जितनी आपको टाइम मिल रही है उसमें आप लोग एक्सरसाइज करें, ठीक है। पाँचवा डिफेक्टिव फर्नीचर। डिफेक्टिव फर्नीचर मैं अपने से एक पॉइंट बनाया हूँ, ये मैं ऑब्जर्व किया। देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो गांव की तरफ रह रहे हैं, वो अभी ट्रेडिशनल लाइफ जी रहे हैं। पहले के ज़माने में कुछ इस तरह की पलंग चौकी नहीं होती थी, तो वहाँ पे खटिया होता था। खटिया क्या होता है, आपको एक बगल में इमेज दिख रहा होगा। होता क्या है, खटिया में आपकी रस्सी उसमें बंधी होती है, ठीक है। अगर मान लो कि वो डिफेक्टिव हो गया, रस्सियाँ ढीली हो गई, अगर आप सोओगे तो रस्सी नीचे आएगा, तो आपकी जो जब आप रात में सोओगे तो आपकी बॉडी की जो स्पाइन है वो सीधा नहीं रहेगा, वो कुछ ऐसा डाउन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि आपकी लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी, अगर आपकी फर्नीचर्स में मान लो कि कुर्सियाँ सही नहीं है, आपके बेड सही नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को चेंज कराओ, क्योंकि वो तो ख़राब है ही, उसके अलावा आपकी बॉडी भी ख़राब हो सकती है। तो ये सारी कुछ ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे कुछ कॉजेज़ हैं जो लॉर्डोसिस को कॉज करता है। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूँ लॉर्डोसिस के रेमेडीज के बारे में, यानी कि क्या क्या उपचार हो सकते हैं लॉर्डोसिस का।
यहाँ जो भी मैं रेमेडीज बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज बेस्ड है, यानी कि आपको बॉडी की कुछ इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसके वजह से ही आपके लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं है, कोई भी हर्बल्स कोई नहीं बता रहा हूँ जिसके खाने से ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक्सरसाइज बेस्ड है ये। ठीक है, पहला है कि हलासन शुड बी परफॉर्म डेली। हलासन आपका एक आसन है, ठीक है, इसे आप मार्क कर लो। इसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से आसन आपके लॉर्डोसिस के रेमेडीज के लिए होता है, तो उसमें आपको मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि कोई भी अगर आप डिजीज पढ़ रहे हो वहां पर कोई एक स्पेसिफिक आपको आसन बताया जा रहा है तो उस आसन को आप लोग एमसीक्यू के लिए मार्क कर लो, ये एग्जाम में आते रहते हैं इस तरह के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हलासन को परफॉर्म करना है डेली बेसिस पे। ठीक है, हलासन कैसा होता है आप लोग नेट पे सर्च करना, ठीक है, वो आप लोग देख लेना उसे। सेकेंड, परफॉर्म सच एक्सरसाइजेज विच इंक्लूड्स टो टचिंग एक्टिविटीज। अब ये क्या है कि कुछ आपको ऐसे एक्सरसाइज करने हैं, उसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज होने चाहिए जिसमें आपके टो टचिंग एक्टिविटी हो। मान लो कि टो टचिंग क्या है, मान लो कि आप सीधे खड़े हो, ठीक है, आप अपने कमर को बैंड करके नीचे जा रहे हो, ठीक है, और आपकी अपनी हैंड से कमर को बैंड करके हैंड से आप अगर अपने टो को टच कर रहे हो, आपको पैर की उंगलियों को टच कर रहे हो, तो आपकी जो ये जो स्पाइन है कुछ इस तरह से मुड़ेगा, ऐसा मुड़ेगा, तो आपको वो आपकी एक पोस्चर्स को ठीक कर सकती है। ठीक है, क्योंकि आपका वो अंदर गया हुआ है पार्ट, अगर आप उसे बैंड करोगे तो वो हो सकता है कि सही पोस्चर्स में आ जाए। ठीक है, तो टो टचिंग एक्टिविटीज को आप लोग को करना है उसमें। ठीक है, तीसरा है परफॉर्म सिटअप्स डेली, आप लोग को सिटअप्स डेली करना है। ठीक है, चौथा है और लास्ट है लाई डाउन ऑन योर बैक, आपको अपने बैक पर पीठ के बल से सो जाना है। एंड रेज योर हेड एंड लेग्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, अगर आप सीधा मान लो कि जिस तरह सोते हो रात में, सो जाना है आपको, अपनी हैंड्स को, अपनी हाथ को, अपने पैर को एक साथ रेज करना है ऊपर। ठीक है, ऐसा करने से आपकी जो, मान लो कि आप सो रहे हो, मान लो कि कोई बंदा है, ठीक है, कुछ इस तरह का बेड है, उनकी रिब्स की कुछ पोजीशन कुछ इस तरह से हो गई है, कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसी हो गई है। अगर आप अपने जो हेड, आपकी जो यहाँ पर मान लो आपकी यहाँ पे आपकी हेड है, यहाँ पे आपके लेग्स हो गए। ठीक है, हेड है, ये लेग्स हैं। अगर अपनी आप हाथ को ऊपर उठाओगे, इस वाली पार्ट को ऊपर उठाओगे, तो आपकी जो यहाँ पर जो अंदर जो कुछ पोस्चर्स अंदर चली गई है, वो आपकी, अगर दोनों पैर उठाओगे और दोनों हाथ उठाओगे तो आपके एक ऊपर से एक टेंशन क्रिएट होगा, आपका एक टेंशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपकी ये जो स्पाइन है वो कुछ डाउन जाना शुरू करेगी और कुछ दिनों के बाद आप लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हो। तो ये थे आपके कुछ रेमेडीज लॉर्डोसिस के, और इसे आप शायद याद भी हो गया होगा आपको। और ऐसे भी आप सोचना कि ये होता क्या है, आखिर लॉर्डोसिस में होता क्या है, उसी पे बेस्ड आप अपनी सारी रेमेडीज को अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हो जो इसे क्योर कर सकते हो। स्टूडेंट, मैं बात कर लेता हूँ लॉर्डोसिस के प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि अगर किसी एक इंडिविजुअल को लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है कि बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉजेज में कि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो सही तरीके से तो लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये आपका प्रिकॉशंस बन जाता है कि आप जो भी खाना लो उसमें आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हो। ठीक है, दूसरा, टेक केयर ऑफ योर वेट एंड बीएमआई। ठीक है, ओबेसिटी लॉर्डोसिस की एक बहुत बड़ी कारण हो सकती है होने की। ठीक है, तो आपको वेट की अपना ध्यान रखना है कि मेरा वेट कैसा बढ़ रहा है, या इस मान लो कि वेट, आपकी एज, आपकी हाइट, इन तीनों को मिलाकर जो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि अपनी आप बीएमआई को मेंटेन रखो। ठीक है, अगर आपकी रोज आप जैसे महीने में नाप सकते हो कि मेरी बीएमआई क्या है, अगर आपको अभी पता नहीं है कि बीएमआई क्या है तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है बीएमआई के ऊपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ मैं। ठीक है, वहाँ जाकर आप दे सकते हो। तो अपनी बीएमआई को मेंटेन रखो, नॉर्मल रेंज में रखो। ठीक है, अगर वो नॉर्मल रेंज से ऊपर जा रहा है तो अपनी आप जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी वेट को लूज करेगी, उन सारी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दो। थर्ड है, डोंट यूज डिफेक्टिव फर्नीचर्स। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडिशनल लाइफ को अभी भी जी रहे हैं, जो खाट पर सो रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप छोड़ो, आप वैसे फर्नीचर्स को यूज करो जो डिफेक्टिव नहीं हो, जो सही तरीके से काम कर रहा हो। चौथा, ट्राई टू मेंटेन योर स्पाइन इरेक्ट या स्ट्रेट ड्यूरिंग स्टडीज, स्टैंडिंग एटीसी। ठीक है, ऐसे काम जहाँ पर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन सीधी होकर हो सकती है, वहाँ पर अपनी आप स्पाइन को स्ट्रेट रखो। मान लो पढ़ाई करने के दौरान आप अपने स्पाइन को इरेक्ट रखना है, आप खड़े हो रहे हो वहाँ पर आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर ये संभव है वहाँ पर आप ये स्ट्रेट करो, इरेक्ट करके रखो। ठीक है, ऐसा करने से आपको लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर किसी को है तो इस तरह की चीज़ें अगर वो करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स जल्दी ही ठीक हो जाएगी।
स्टूडेंट अब मैं बात कर लेता हूँ स्कोलियोसिस के ऊपर, ठीक है। लेकिन स्कोलियोसिस पर जो हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे उससे पहले हम लोग पहुँचते हैं काइफोसिस पर, उसके बाद लोडोसिस पर, उसके बाद स्कोलियोसिस को तीनों से कंपेयर करके समझेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हो तो मैं कुछ नहीं, आपको कुछ ऐसा टीचिंग कराऊंगा ताकि आप लोग के कंसेप्ट के साथ वो बैठ जाए, आपको याद नहीं करना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं काइफोसिस पर। काइफोसिस, उसके बाद आते हैं फिर हम लोग लोडोसिस और स्कोलियोसिस, ठीक है। आपने काइफोसिस में जब आपको मैं इमेज दिखाया था बगल में, तो आपने इमेज में गौर किया होगा, ठीक है। वहाँ पर जो आदमी की जो मैं बना रहा था वो कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, ठीक है। ये मान लो कि कोई एक ए नाम का इंसान है, ठीक है, ये कुछ ए नाम का इंसान है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, ये अंतर क्या है कि मान लो कि ये इसकी अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये आगे देख रहा है, ठीक है, ए नाम का इंसान, और ये बी नाम का इंसान भी आगे देख रहा है। लेकिन जब भी हम स्कोलियोसिस की बात करेंगे वो आपको फ्रंट में देख रहा है, ठीक है, ठीक है, ये आपके फ्रंट में देख रहा है, ठीक है। ये सी हो गया। तो हमने क्या देखा था कि काइफोसिस की प्रॉब्लम्स में आपकी जो स्पाइन्स है, ठीक है, जो फ्रंट व्यू से देख रहे थे, मान लो कि ये इंसान ऐसे कुछ देख रहा है आगे, ये भी इंसान आगे देख रहा है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, मान लो कि इसकी ये बॉडी हो गई, ठीक है, और इनकी ये बॉडी हो गई, ठीक है, ठीक है। आपने क्या देखा था इसमें कि अपर वाले पार्ट में, ठीक है, कुछ इस तरह से इनके स्पाइन में प्रॉब्लम्स हुई थी और बाद में ये कुछ ऐसा ठीक था, सही था। इसमें क्या हुआ था, अपर वाली प्रॉब्लम ठीक थी, बाद में कुछ स्पाइन में कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है, ये हो गया था लॉर्डोसिस में। लेकिन जब हम बात करेंगे आपकी स्कोलियोसिस की, वहाँ पर आपकी कुछ ये फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से नहीं होता है। वहाँ पर मान लो कि अगर ये सीधा फ्रंट में देख रहा है वो, तो उसकी जो स्पाइन्स होती है कुछ ऐसी टेढ़ी हो जाती है, ऐसी ऐसी, ठीक है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा टेढ़ा हो जाता है। ये मैं ज़्यादा टेढ़ा कर दिया, ऐसा नहीं, कम टेढ़ा ही होता है, ठीक है। देखो क्या था, काइफोसिस में हम लोग देखेंगे तो अगर फ्रंट व्यू से देखें, अगर ये आदमी इधर देख रहा है, ठीक है, तो उसकी कुछ इस तरह से चेंजेज आ रही है, ठीक है। लोडोसिस में नीचे आ रहा था, लेकिन स्कोलियोसिस में फ्रंट से देखेंगे, ठीक है। मान लो कि मैं फ्रंट से देख रहा हूँ आपको, तो मान लो कि अगर मुझे स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम्स है तो मेरी जो स्पाइन होने वाली है वो कुछ ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होने वाली है पीछे साइड से, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैं आपको बताऊं कि काइफोसिस की प्रॉब्लम से अगर मैं सीधा ऐसे खड़ा रहा, ठीक है, तो अपर वाली पार्ट जो मेरी अपर स्पाइन वाली पार्ट है कुछ ये टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। और स्कोलियोसिस में क्या होगा कि ये वाला पार्ट मेरा कुछ अंदर जाएगा, ठीक है, ऐसे अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीनों में डिफरेंस, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, काइफोसिस क्या है, लोडोसिस क्या है, स्कोलियोसिस क्या है, ठीक है। अब स्कोलियोसिस है क्या, उसके बारे में मैं आप लोगों को, स्टूडेंट आपने शेप को देखकर तो पहचान गया कि आखिर काइफोसिस क्या है, लोडोसिस क्या है, स्कोलियोसिस क्या है। अब मैं बताने वाला हूँ थोड़ी सी ब्रीफ में कि आखिर स्कोलियोसिस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे क्या क्या शॉर्ट पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पोस्चरल एडेप्शंस ऑफ द स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में मैंने क्या बताया, अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो मेरी स्पाइन कुछ ऐसे से लेटरल डायरेक्शन में उनकी शेप बना होता है, बैंड होता है, ठीक है, हो गया, ठीक है। सेकेंड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कोलियोटिक कर्व डिजीज, ठीक है। स्कोलियोटिक कर्व डिजीज हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ नाम जो होते हैं, नाम होते हैं, इनको हम लोग याद रखेंगे जिनके दो नाम होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना, इसको हम लोग स्कोलियोटिक कर्व डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है, स्कोलियोसिस में भी वैरी बेस्ड ऑन सिवियरिटी। अब सिवियरिटी क्या है, कितना गंभीर हो सकता है, ये इसका डिपेंड करता है कि आपकी जो बॉडी की जो बैंड हो रही है, आपकी जो स्पाइन बैंड हो रही है उस पर डिपेंड करती है। हो सकता है कि मान लो कि कोई एक इंसान है तो उसकी हो सकती है कि सी शेप का वो आकार बना ले, मान लो कि कुछ ऐसे स्पाइन वो टेढ़ा हो जाए तो सी शेप का बन जाएगा। हो सकता है कि वो मल्टीपल बार वो शेप बेंड हो, ठीक है, ठीक है, लेटरल डायरेक्शन में, तो हो सकता है कि वो एस शेप का कर्व बनाए। तो अगर ये एस शेप का कर्व बना रहा है तो आप लोग जान सकते हो कि ज़्यादा ये सीवियर होगा, आपको बेंड करने में, झुकने में और भी परेशानी होने वाली है। अगर सी शेप का है तो कम प्रॉब्लम्स होगा। तो ये सीवियरिटी डिपेंड करेगी कि आखिर इसकी आपकी जो बेंडिंग हो रही है वो किस शेप में हो रही है, ठीक है।
चौथा है जो इसका डिफिकल्टीज इन बेंडिंग पोजीशंस। अगर किसी को स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम्स हैं तो उसे झुकने में प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम्स बहुत ही रेयर होता है, लेकिन बहुत ही दर्दनाक होता है कि मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएगी डेली लाइफ के। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूँ स्कोलियोसिस के रेमेडीज के बारे में, यानी कि किन उपाय करने से, किन तरीके से हम लोग स्कोलियोसिस को क्योर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि स्विम बाय यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक। दूसरा है डू बेंडिंग एक्सरसाइजेज अगेंस्ट योर शेप ऑफ स्पाइन। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपकी मान लो कि ये कोई एक इंसान है, ठीक है, अगर मान लो कि उनकी सी शेप की बन गई है, कुछ इस तरह से उनकी स्पाइन बन गई है। अगर सी शेप की बन गई, अगर मान लो कि ये अगर इधर ही अगर बेंडिंग करने वाला एक्सरसाइज करेगा तो इसका और भी वो डीप होता जाएगा वो बेंड। लेकिन अगर यही बंदा अगर ये इधर से अगर एक्सरसाइज करेगा, कुछ ऐसा एक्टिविटीज करेगा जो इसकी पोजीशन कुछ इधर होगी, तो आपका ये धीरे धीरे आपका शेप ठीक होता जाएगा। तो क्या करना है कि वैसे बेंडिंग एक्सरसाइजेज करने हैं जो हमारे शेप के अगेंस्ट हो। अगर सी बन रहा है तो हम लोग जस्ट अपोजिट जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे। तीसरा, बाय हैंगिंग वन सेल्फ फ्रॉम द हैंड्स। कुछ हॉरिजेंटल बार होती है, जो कुछ रॉड होती है, ठीक है, स्कूल में भी होती है, सब जगह होता है वो। आप उस पर क्या करना है, अगर कोई भी अगर इस तरह से इसके स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम से अगर सफर है, ठीक है, उसे क्या करना है, हॉरिजेंटल बार पर उसको लटक जाना है, कुछ अपने जैसे हैंड्स पे, अपने हैंड्स पे मान लो कि वो लटक गए और अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2-3 मिनट 4 मिनट जितनी देर तक वो होल्ड कर सकते हैं उन्हें होल्डिंग पोजीशन में रहने दीजिए, ठीक है। अगर ऐसा करने से क्या होता है कि स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती है और उसकी जो भी शेप जो बैंड हुई है वो भी ठीक हो जाती है, ठीक है। चौथा है डू वशिष्ठासन प्रॉपर्ली। ठीक है, वशिष्ठासन आपके सिलेबस में नहीं है। मैं इससे सर्च किया कि आखिर स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम्स कौन से आसन से ठीक होती है, तो मैंने पाया कि वशिष्ठासन एक बहुत ही इफेक्टिव आसन है जो स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ हो गए 4 पॉइंट्स जो आपकी स्कोलियोसिस की रेमेडी। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूँ स्कोलियोसिस के प्रिकॉशंस के बारे में कि आपको किस किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर आप भी स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। देखो, एक चीज़ मेरा बुरा आदत है कि मैं कोई चीज़ एज्यूम कर लेता हूँ आपको बोलकर, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको एक पार्टिकुलर किसी एक बंदे को बोल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मेरे वैसे कोई पेशेंट्स देखे जिन्हें स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आप तो स्टडीज कर रहे हो, बट अगर कोई देख रहा है बंदा तो मैं उसके लिए भी ये बोलता हूँ कि आपको ऐसा प्रॉब्लम हो तो बुरा नहीं मानना है इसमें, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे भी बहुत सारे वीडियोज़ में मुझे हेट कमेंट्स मिले हैं, तो इसमें बुरा नहीं मानना है, बस मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है। पहला क्या है कि टेक बैलेंस डाइट प्रॉपरली। आपको बैलेंस डाइट प्रॉपरली लेना है, यानी कि आपको जो भी बैलेंस डाइट ले हो वो प्रॉपरली लो। ऐसा नहीं कि आज मुझे स्कोलियोसिस हो गया तो आज से मैं लेना शुरू कर दिया, स्कोलियोसिस ठीक हो गया मैं छोड़ दिया उसे। प्रॉपरली आप बैलेंस डाइट लेते रहो, ठीक है। सेकेंड, डोंट डू सच एक्टिविटीज विच डिमांड्स योर साइडवेज पोजीशन। ऐसा कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करना है जो जरूरी नहीं है। मान लो कि कोई ऐसे एक्टिविटीज़ जो अर्जेंट है, जरूरी होता है, उसमें आपको साइडवेज पोजीशन आपको बनाना ही पड़ता है। मान लो कि ऐसे टेढ़े करके बनाना ही पड़ता है, तो वहाँ पर वो कर सकते हो। लेकिन अगर अननेसेसरी साइडवेज होकर नहीं पढ़ाई करो, ऐसा नहीं कि झुक के ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, डोंट स्लीप इन रॉन्ग पोजीशन। बहुत सारे होते हैं जो सोते हैं, ठीक है, वो साइडवेज होके सो गए और अपने जो पेट के पास इस जगह वो तकिया रख लिए। अगर ये तकिया यहाँ पे आप रख लिए तो ये कुछ अंदर जाएगा, तो आपके जो कद स्पाइन है उसको वो दाबेगा, ठीक है, वो कुछ उसका शेप बदल जाएगा। तो अच्छे पोजीशन में सोना है। करेक्ट पोस्चर क्या है वो आप यूट्यूब पे सर्च करना, बता दिया जाएगा, उसी पोजीशन में आपको सोना है। चौथा, डोंट कैरी हैवी वेट वन साइडेड। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको मान लो कि कुछ 10 kg का सामान ढोना है और पैदल चलना है 2-3 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि एक हाथ में लिए जा रहे हो आप चलते जा रहे हो। अगर वन साइडेड अगर आप सामान को कैरी करोगे तो आपकी जो स्पाइन की जो पोजीशन है वो भी डिसलोकेट होगी, वो भी चेंज होगी। इसलिए अपने सामान को अगर ढोना है, आपको मजबूरी है, तो दोनों हाथ में वो चेंज करते रहो, ठीक है। आपकी बॉडी पर वो जर्क भी नहीं पड़ेगा और वो अपने सामान को चेंज करते रहो। ऐसा नहीं कि एक ही हाथ से आप बहुत दूर तक ट्रेवल कर रहे हो और सामान लिए हुए हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं जो आप लोग खुद सोच सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो से हम लोग जो भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ थी वो सारी हमने पढ़ ली है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आज स्पाइन के बारे में, तीनों डिफॉर्मिटीज़ के बारे में मैंने बताया, काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलियोसिस। इस तरह से आपका जो भी डिफॉर्मिटीज़ है, ठीक है, वो आपका खत्म हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि अगर किसी भी वीडियोज़ में किसी भी टॉपिक पर डाउट्स रह जाता है तो आप उस वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो
मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको विद इन 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर आपको जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, तो अपने डाउट्स को पूछते रहो। और मैं आपको बता दूं, एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि जब भी आपके एग्जाम्स आते हैं, मान लो कि आप ये वीडियो बाद में भी देखो, तो जब भी एग्जाम्स आते हैं, मान लो कि 2021 में एग्जाम मई में आने वाले हैं, तो आप लोग फरवरी मार्च के बाद मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। उसके बाद मैं आप लोग को कुछ स्पेशल, कुछ प्राइम बेनिफिट्स देने वाला हूं जो आपको 100 में 100 करेगा। ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। जैसे इस बार मई में एग्जाम होने वाले हैं 2021 में। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो मेंबरशिप। कब ले, वो मार्च में ले सकते हो, अप्रैल में ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन वो लेना, मैं आपको स्पेशल वीडियोस दूंगा, स्पेशल लाइव जा सकता हूं आप लोगों के लिए। और मैं मुझसे आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, मेल पर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत